मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में जिसे पारित किया गया था और जिसे 2010 से लागू किया गया है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान में यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, जो इस शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें उनके क्या क्या उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं और किस प्रकार से इस अधिनियम को लागू कराने की व्यवस्था है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यह शिक्षा का अधिकार, ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अर्थात भारत में जो बच्चे विभिन्न कारणों से शिक्षा में अपना जिनका एनरोलमेंट नहीं हो पाता, नामांकन नहीं हो पाता, या किन्हीं कारणों से उन्हें अपनी शिक्षा बीच में छोड़नी पड़ती है, तो उन बच्चों के लिए उनकी शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए इस अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के माध्यम से जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन अधिकारों में जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, उसके तहत 22A के तहत इसकी व्यवस्था की गई है और यह इसका प्रावधान किया गया है। इसको अधिनियम के माध्यम से उसमें ये जोड़ा गया है। जो ये निःशुल्क है, ये निःशुल्क का अर्थ है कि जो इस आयु वर्ग के बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त करेंगे, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। अर्थात यह जो शिक्षा है, यह बिल्कुल निःशुल्क है। इसलिए और दूसरी चीज जो इसके साथ है वह है अनिवार्य शिक्षा, कि इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए जहां पर माता पिता की भूमिका है, जहां पर अभिभावकों की भूमिका है, जहां पर शिक्षकों की दायित्व है, तो वहीं पर जो सरकारों का दायित्व है कि किस प्रकार से यह शिक्षा उनके लिए अनिवार्य रूप से उन्हें प्रदान की जाए, क्या क्या उनकी भूमिका होगी, इसका प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। यह जो अधिनियम है, जहां पर यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, तो उन लक्ष्यों को, उन उद्देश्यों को कि किस प्रकार से यह 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की सुनिश्चितता की जाए कि वो शिक्षा प्राप्त करें, तो उसके लिए कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। जैसे इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय बाधा ना हो, इसलिए उस वित्तीय बाधा को दूर करने के लिए उसे निःशुल्क रखा गया है कि किसी भी प्रकार का शुल्क यहाँ पर माता पिता के द्वारा वहन नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार के द्वारा वह जो निःशुल्क है वो प्रदान की जाएगी। बच्चों के लिए ये भी व्यवस्था की गई है कि उन्हें किसी भी प्रकार से शिक्षा में, यहाँ जब तक वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु में जो शिक्षा प्राप्त करेंगे, वहां पर उन्हें किसी भी प्रकार से ना रोका जाए। उनकी शिक्षा की जो निरंतरता है वह बनी रहे, उसको सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। इसी के साथ जो बच्चे जिनको की विशेष आवश्यकता होती है, उन बच्चों को विशेषकर जो एक लर्निंग, उसकी जो अधिनियम की प्रक्रिया है उसमें अगर वो एवरेज बच्चों से पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था की जाए कि किस प्रकार से उनके लिए जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसको और सरल बनाते हुए उनको भी उस स्तर तक पहुंचाया जा सके, उस प्रकार की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। इस अधिनियम के
के तहत जो है एक और व्यवस्था है कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना पर भी एक तरीके से रोक लगाई गई है। रोक का अर्थ है कि बच्चे को स्कूल जाने का भय ना हो। वह भय इस कारण से कि उसे कहीं पर या तो मानसिक प्रताड़ना, जहां वो स्वयं बच्चा जो है ये महसूस करे, ये पीड़ित हो कि नहीं, उसको जो है किसी प्रकार से मानसिक परेशानी महसूस हो रही है, उसे दिक्कत हो रही है, उसे प्रताड़ना दी जा रही है टीचर के द्वारा, तो उसको रोकने के लिए और उसी प्रकार से शारीरिक प्रताड़ना को रोकने के लिए भी ये व्यवस्था की गई है कि बच्चा मन और शरीर से वह स्वयं स्कूल आने के लिए तैयार हो। इस प्रकार का माहौल वहां पर तैयार किया जाए कि बच्चा जो है वह स्कूल पहुंचने पर उसके लिए वो शैक्षिक प्रक्रिया जो है वो रुचिकर बन सके, उसकी व्यवस्था इसके लिए की गई है। इसमें जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो भूमिका है वह सरकार की प्रमुख भूमिका है। वह सरकार केंद्र स्तर की सरकार भी है और राज्य स्तरों की सरकारें भी हैं, जिनको कि दोनों को साथ मिलकर इस अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। प्रमुख रूप से अगर हम बात करें पहले केंद्र सरकार की भूमिका की, तो केंद्र सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां पर उसके ऊपर ये उत्तरदायित्व है कि जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाए वो पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि वो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो। राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे कि सभी जगह उसको लागू किया जा सके, क्योंकि पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण होता है विशेषकर इस स्तर पर जहां पर कि बच्चों के लिए वो पाठ्यक्रम रुचिकर भी हो, उनके लिए वह ज्ञान का भी माध्यम बने और बच्चे अधिक से अधिक उसे सीखने के लिए खुद स्वयं तैयार हो सके। तो इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ जो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है वो भी किस प्रकार से की जाए, क्योंकि जो प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से जो शिक्षण कार्य किया जाता है वो निश्चित रूप से बेहतर होता है। तो किस प्रकार से ये जो शिक्षक है उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, वो प्रशिक्षित हो सके, समय के अनुसार जो परिस्थितियां बदल रही हैं उन बदलती परिस्थितियों के अनुसार शिक्षक स्वयं को ढालते हुए उसके अनुरूप बनते हुए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, चूंकि जो आज के समय की मांग है उसके माध्यम से उसको करते हुए जो प्रशिक्षण उन्हें प्रदान किया जाए, उसके लिए केंद्र सरकार की जो भूमिका है वो इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षकों के लिए जो न्यूनतम मान्यता के मापदंड है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था इसके द्वारा की गई है कि ये जो मान्यता है, ये जो मापदंड है वो क्या होंगे, किस प्रकार से शिक्षकों की भर्ती होगी, किस प्रकार से उनकी जो नियमावली है वो तैयार होगी, यहाँ पर भी केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ साथ राज्य सरकारों को संसाधन उपलब्ध कराना कि जो राज्य सरकारें हैं उन तक जो संसाधन है वो किस प्रकार से पहुंचाए जाए, कितना प्रतिशत उसमें केंद्र सरकार का होगा, कितना प्रतिशत उसमें राज्य सरकार का होगा, उसके का भी यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जो धन उनके द्वारा प्रदान किया जाना है उसकी व्यवस्था भी केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाएगी। जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा पाठ्यक्रम के माध्यम से ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो संवैधानिक हमारे मूल्य हैं उन मूल्यों का विकास किस प्रकार से किया जा सके। उस वर्ग के बच्चों में जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे हैं, ये वह अवस्था होती है जहां पर कि बच्चे की जो सीखने की क्षमता है वह अधिक होती है, वो नई नई चीजों को सीखता है और यही जो शिक्षा की नींव इस आयु में जो पड़ती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, संवैधानिक मूल्य है, संवैधानिक विशेषताएं हैं, बच्चे उन्हें किस प्रकार से उन्हें समझ सके, उसके महत्व को समझ सके, उन मूल्यों को समझ सके जो उस संविधान के पीछे हैं, तो उनका विकास करने का दायित्व भी ये केंद्र सरकार का है कि यहाँ पर बच्चे को जो पाठ्यक्रम के माध्यम से, संवैधानिक मूल्यों के माध्यम से शिक्षकों को किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाएगा, बजट कैसे किस राज्यों को दिया जाएगा और इसी के साथ बच्चों का चहुमुखी विकास कैसे होगा, इसका उत्तरदायित्व भी केंद्र सरकार के ऊपर है कि इस प्रकार से प्रावधान किए जाए कि बच्चे का चहुमुखी विकास संभव हो सके। क्योंकि
यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को पास कराना, कक्षाएं उत्तीर्ण करा देना मात्र ही नहीं है, बल्कि बच्चे का चहुमुखी विकास संभव हो सके, जिसके माध्यम से वह अपने व्यक्तित्व का भी विकास कर सके। इसमें जब राज्य सरकारों की भूमिका है तो वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राज्य सरकार के दायित्व भी इस शिक्षा की अधिकार अधिनियम के तहत सुनिश्चित किए गए हैं कि राज्य सरकारों के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो बच्चे 6 से 14 आयु वर्ग के हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। जो अधिनियम है उसके तहत चूंकि निःशुल्क और अनिवार्य है, तो ये राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे अपने अपने राज्यों में किस प्रकार से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करें, ये उनके माध्यम से किया जाएगा। जो भी 14 आयु वर्ष तक के बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड तैयार करके रखना कि उस क्षेत्र विशेष में जहां पर विद्यालय है या जिला स्तर पर जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है, कितने उसमें स्कूल जा रहे हैं, कितने उनमें नहीं जा रहे, कितनों को भेजना है, जो जा रहे हैं वो कितना रिटेन कर पा रहे हैं। तो इस सब के आंकड़ों का एकत्रीकरण वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। शिक्षा के लिए एक कैलेंडर की आवश्यकता होती है। तो ये जो शैक्षणिक कैलेंडर है कि किस प्रकार से वर्ष भर में शैक्षणिक कार्य चलेगा, शैक्षणिक गतिविधियां चलेंगी, कब बच्चों के लिए परीक्षाएं होंगी, कब उनके लिए छुट्टियां होंगी, किस प्रकार से पूरे वर्ष भर के जो कार्यक्रम होंगे उसका दायित्व भी राज्य सरकारों के लिए ही सुनिश्चित किया गया है। राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में इसका निर्धारण करेंगी कि किस प्रकार से अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को सुनिश्चित किया जाए। शिक्षा में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो शैक्षिक अधिकारियों की भी होती है कि जो इस अधिकारी हैं वो अपने अपने स्तर पर स्थानीय प्राधिकारी की यदि हम बात करें कि जो अपने अपने स्तर हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं, उनके क्या कर्तव्य होंगे, जिससे कि जो यह अधिनियम है इसको बेहतर तरीके से लागू किया जा सके और इसके के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को तो सुनिश्चित करना ही है कि वह सभी तक पहुंच जाए। उसी के साथ साथ जो 3 वर्ष के अंदर इस तरीके के विद्यालय हैं जहां पर कि ऐसी सीमाओं में विद्यालय नहीं है, तो जहां पर शिक्षा इस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की जा सके, तो उनके लिए विद्यालयों की स्थापना को सुनिश्चित करना भी इन अधिकारियों का दायित्व होगा कि उन क्षेत्रों में जहां पर कि विद्यालय नहीं है वहां पर विद्यालय स्थापित किया जाए, जिससे कि बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना एक सरल कार्य बन सके और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। विद्यालय के जो बाहर है उनके बच्चों के लिए जो धारा 4 है उसके तहत जो विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा है उसकी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी यहाँ पर जो स्थानीय प्राधिकारी हैं उनके द्वारा की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा में जो एक महत्वपूर्ण है कि उसमें प्रवेश है, उपस्थिति है और उसी के साथ साथ उसे पूरा करने के लिए जो चीज सुनिश्चित कर देखा जाएगा उसकी मॉनिटरिंग भी इन्हीं अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। यद्यपि इसका जो दायित्व है वह स्कूल के शिक्षकों के ऊपर होता है, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए उनके जो निरीक्षण है उसके लिए कि उनकी उपस्थिति, उनके साथ साथ जो उनका एनरोलमेंट है वह सभी का हुआ है, किस प्रकार से बच्चे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, उसका समय समय पर जो वहां पर मूल्यांकन है वह उन अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो विद्यालय स्तर पर जो और भी गतिविधियां हैं उनके मूल्यांकन के लिए, उनके निरीक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है कि जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को समय से पूरा किया जा सके। जो एक निर्धारित समय किया गया है एकेडमिक कैलेंडर के माध्यम से उसे पूरा किया जा सके और शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है वह उन शिक्षकों तक उनके प्रशिक्षण को सुनिश्चित कराने का दायित्व भी इन स्थानीय अधिकारियों के ऊपर रखा गया है कि वो किस प्रकार से उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं।
इसी के साथ साथ जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसके तहत जो व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर पाठ्यक्रम कैसा होगा, क्योंकि जो एक समस्या रहती है इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए, क्योंकि जब पाठ्यक्रम बहुत जटिल हो जाता है या रुचिकर नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में बच्चा स्कूल छोड़ने लगता है या उसका पढ़ाई से मन हटने लगता है। तो किस प्रकार से उस पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए जो बच्चे को जहां उसके शैक्षणिक विकास को संभव कर सके, उसी के साथ साथ उसके चहुमुखी विकास भी संभव हो सके और बच्चे की शिक्षा की निरंतरता बनी रहे, इसके ऊपर भी बल दिया गया है। अर्थात कि जो पाठ्यक्रम है उसमें बच्चों के लिए जो भय का वातावरण है उसे दूर किया जाए, तनाव मुक्त वातावरण बनाया जाए और जिससे कि बच्चा चिंता मुक्त होकर वह अपना जो अध्ययन है वह कर सके। कभी कभी जो स्कूलों का वातावरण है वो इस प्रकार का हो जाता है कि बच्चे के लिए वो एक चिंता का, भय का, तनाव का वातावरण लेकर आता है, बच्चा स्कूल जाने से बचने लगता है। तो उसके लिए जो वातावरण है पहले वो ऐसा तैयार किया जाए जहां पर कि बच्चा जब वो आए तो उसमें वह स्वतंत्र रूप से या उस भय से मुक्त होकर वह अपना शिक्षण का कार्य कर, अपना अध्ययन कर सके। जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो, अर्थात बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षण कार्य किया जाए, बाल केंद्रित शिक्षा हो। बच्चा किस प्रकार से बेहतर तरीके से सीख सकता है, उसके लिए क्या माध्यम हो सकता है, हर उस आयु वर्ग के बच्चों के लिए किस प्रकार की पद्धति की आवश्यकता है, तो उसमें बच्चे को केंद्र में रखकर ही शिक्षण कार्य किया जाए और बाल अनुकूल जो क्रियाकलाप हैं उनके माध्यम से बच्चों को चीजों को सिखाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है उसे बहुत ज्यादा शैक्षणिक माध्यमों का प्रयोग ना करते हुए या उसे बहुत जटिल ना बनाकर जो उस आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो भी अनुकूल क्रियाकलाप हो सकते हैं उनका प्रयोग वहां पर किया जाना चाहिए। जो शिक्षा का माध्यम है उसको मातृभाषा रखने पर जहां तक संभव हो सके मातृभाषा रखने के ऊपर बल दिया गया है, क्योंकि बच्चा इस आयु वर्ग में विशेषकर जो उसकी मातृभाषा होती है उसमें वह चीजों को जल्दी ग्रहण कर लेता है, उसके लिए सरलता होती है। तो जब वो सरलता हो जाएगी तो बच्चे के लिए न केवल वो शिक्षण रुचिकर होगा बल्कि उसकी ग्राह्यता पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ बच्चों के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है कि जो मूल्यांकन है वो एक निश्चित समय पर ना होकर, वर्ष के अंत में ना होकर या वर्ष में 2 बार ना होकर, वो सतत होना चाहिए, उसमें निरंतरता बनी रहे। बच्चा एक परीक्षा के भय से वो घबराए नहीं कि परीक्षा है तो घबराएगा, तो उसके लिए क्या है कि निरंतर मूल्यांकन हो, उसका डे टू डे का जो है दिन प्रतिदिन का मूल्यांकन हो, साप्ताहिक भी हो, मतलब अध्यापक के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि वह बच्चे का निरंतर मूल्यांकन कर सके। व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए कि जहां पर शैक्षणिक मूल्यांकन हो, शैक्षणिक के साथ साथ जो शिक्षणेतर गतिविधियां हैं उनका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे का जो हम कहें चहुमुखी विकास है वो संभव तभी होगा जब शिक्षण के साथ साथ जो उसके अंदर की प्रतिभा है, जो दूसरी फील्ड में बच्चा है उसको भी उभार कर सामने आ जाए, उसका भी मूल्यांकन समय समय पर किया जाना चाहिए। जहां पर अधिकारियों की व्यवस्था, पाठ्यक्रम की व्यवस्था है, वहां पर और महत्वपूर्ण भूमिका है। वो भूमिका है कि विद्यालय के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि इन सभी स्टेक होल्डर्स में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालय की है। विद्यालय के द्वारा ही जो सारी शिक्षण के लिए जो भी क्रियाकलाप है निर्धारित किए गए हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो व्यवस्था की गई है उसको लागू करने की जिम्मेदारी विद्यालय के ऊपर होती है। इसलिए विद्यालय की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। विद्यालय के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो प्रत्येक अध्यापक है उसके लिए कक्ष का प्रबंध हो, मतलब कि वो शिक्षण जो है उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्थान निर्धारित होना चाहिए, कक्ष निर्धारित होना चाहिए, जो कि उस कक्ष के माध्यम से शिक्षक किसी भी प्रकार के मौसम में अपने शिक्षण कार्य को निरंतर बनाए रख सकता है। इसी की जो दायित्व है
वो विद्यालय के ऊपर है कि विद्यालय इसको सुनिश्चित करेगा। बाधा रहित शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी कि अर्थात किसी भी प्रकार की बाधा बच्चे के अध्ययन में न आए। अगर कोई बाधा आती है तो उसको भी विद्यालय स्तर पर दूर करने का प्रयास किया जाएगा और इस प्रकार से विद्यालय इसके लिए प्रयासरत रहेगा कि किसी भी प्रकार की बाधा आए तो उसे दूर किया जा सकेगा। जो महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है वह है बच्चों, जहां पर हम शिक्षण कार्य की तो बात करते ही करते हैं, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं जो आवश्यक होती हैं, बालक और बालिकाओं के लिए विद्यालय के द्वारा अलग शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि इस प्रकार की व्यवस्था न होने पर बच्चे अक्सर अपने या तो घर चले जाते हैं या बाहर जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में बच्चों को स्कूल में उनको बनाए रखने के लिए और जो उनकी प्राइवेसी है उनको बनाए रखने के लिए, निजता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था की जाए। पीने के पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे पीने के पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो एक लंबे समय तक स्कूल में रहते हैं, तो उस स्कूल में रहने के लिए इस स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो, जहां पर बच्चे को जब आवश्यकता हो वह उसकी प्राप्ति कर सकें। खेल का मैदान होना चाहिए, जो चार दीवारी है वो सुनिश्चित की जाए, क्योंकि देखा जाता है कि जो स्कूल हैं विशेषकर उन रिमोट एरियाज में जहां पर कि चार दीवारी न होने के कारण जो स्कूल का क्षेत्र होता है या एरिया होता है उस पर जो आसपास के लोग होते हैं उनके द्वारा जो अनाधिकृत कार्य उन पर किए जाते हैं उससे को रोका जा सके, उसके लिए चार दीवारी की व्यवस्था हो। खेल कूद की व्यवस्था हो कि बच्चे जहां पर वो शिक्षण अध्ययन कार्य से जुड़े हुए हैं उनके लिए खेल कूद की व्यवस्था भी हो, वो वहां पर फिजिकल एक्टिविटी भी कर सके। पुस्तकालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो पाठ्येतर पुस्तकें हैं उनकी उपलब्धता भी उस पुस्तकालय में हो, जहां पर बच्चे अपने अतिरिक्त समय में और जिन विषयों में वो रुचि रखते हैं उन रुचि के अनुसार वो उन पुस्तकों का अध्ययन कर सके और अपनी जो उनकी जानने की, नया पढ़ने की इच्छा है वो उन पुस्तकालयों के माध्यम से पूरी हो सके। इसी के साथ समय समय पर जो खेल सामग्री है और खेल कूद की जो इस तरीके के क्रियाकलाप हैं उनको भी आयोजित कराने की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे उनका जो मन है वो शिक्षण क्रियाकलाप है उनके साथ साथ जो इस तरीके की गतिविधियां हैं वो उनमें बना रहे। शैक्षिक दृष्टिकोण से जो इसमें निर्धारित किया गया है कि किस प्रकार से छात्रों और अध्यापकों का अनुपात होगा। अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए जहां पर प्राइमरी स्तर पर 1 से 5 तक के लिए 1 से 30 के अनुपात में 30 रखे गए हैं, तो वहीं पर 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए ये उसमें जो संख्या है उसमें वृद्धि करते हुए 35 किया गया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई है। इसी के साथ साथ जो उच्च प्राथमिक है 6ठी से 8वीं तक की व्यवस्था है उसमें ये भी प्रयास किया गया है कि यहाँ पर विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता हो, अर्थात प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए अलग शिक्षक हो, क्योंकि प्राइमरी स्तर का जो पाठ्यक्रम होता है, उच्च प्राइमरी स्तर का जो पाठ्यक्रम होता है उसके स्तर में चूंकि अंतर होता है, इसलिए इसको दृष्टिगत रखते हुए वहां पर पाठ्यक्रम के लिए जो शिक्षक हैं उनकी अलग से उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को उस पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से बच्चों तक पहुंचाया जा सके। जो कार्य दिवस है वो भी सुनिश्चित किए गए हैं, जहां पर कि जो प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस रखे गए हैं वो 200 कार्य दिवस रखे गए हैं और उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 जो कार्य दिवस हैं वो निर्धारित किए गए हैं कि इतने दिन का शिक्षण कार्य दोनों स्तरों पर होना चाहिए। इसमें जो अंतर है उसका उद्देश्य है कि जहां पर जो पाठ्यक्रम होता है पाठ्यक्रम के स्तर के अनुसार ये निर्धारित किया गया है, अर्थात 45 कार्य घंटे प्रति सप्ताह के हिसाब से उसमें किए जाएं, जिससे कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको हम कहें इफेक्टिव बनाया जा सके, प्रभावशाली वो बनी रहे, जिसके माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अब ये जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है कि जो विद्यालय प्रबंध समिति है उसकी भूमिका को भी बहुत महत्वपूर्ण बनाया गया है।
ये जो विद्यालय प्रबंध समिति होती है, इसमें विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से जो गतिविधियां की जाएंगी या जिन कार्यों का संपादन किया जाएगा, वो इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस प्रकार से जो विद्यालय प्रबंध समिति है वो अपने कार्यों को करेगी। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन में जहां पर जो चयनित प्रतिनिधि होते हैं एवं अभिभावक होते हैं, जिनमें उनकी गठन में जिनकी मेंबरशिप है उनके द्वारा और बच्चों के माता पिता संरक्षक हैं उनके माध्यम से इसका गठन किया जाएगा। जो विद्यालय प्रबंध समिति होगी, इसका जो प्रमुख कार्य रहेगा कि जो क्रियाकलाप विद्यालय स्तर पर किए जाते हैं उनका समय समय पर निरीक्षण करना। विद्यालय के द्वारा जो भी शिक्षण संबंधी कार्य, शिक्षणेतर संबंधी कार्य किए जाएंगे, उनका निरीक्षण समय समय पर इस समिति के द्वारा किया जाएगा। सभी का नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित कराना भी इस समिति का दायित्व होगा, क्योंकि जो इस समिति के सदस्य हैं, चाहे वो उस क्षेत्र के चयनित प्रतिनिधि हैं, अभिभावक हैं या संरक्षक हैं, उनकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाएगी कि बच्चों की वो नामांकन को और इसी के साथ साथ जो उपस्थिति है उसका भी समय समय पर निरीक्षण करते रहें। जो विद्यालय में जो खर्च होता है, जो धन का व्यय होता है, उस व्यय का अनुश्रवण भी इस विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाएगा। स्कूल के लिए जो सरकारों के द्वारा मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है, ये मध्याह्न भोजन की व्यवस्था एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, जिसमें जो विद्यार्थी हैं उनको स्कूल के जो इंटरवल होता है, मध्याह्न अवकाश होता है, उसमें भोजन की व्यवस्था की जाती है कि अर्थात बच्चे को यहाँ पर टिफिन लाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो सरकार के द्वारा इसको मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है, सभी बच्चे विद्यालय में रहते हुए उसको प्राप्त करते हैं। ये जो व्यवस्था है ये बहुत बड़ी व्यवस्था है, न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इस तरीके की जो व्यवस्था है ये अपना महत्व रखती है। तो ये मध्याह्न भोजन की सुनिश्चितता करना कि किस प्रकार से प्रत्येक बच्चे को मध्याह्न भोजन मिले, वह भोजन न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से सही होना चाहिए, उसमें किस प्रकार से वैरायटी हो, किस प्रकार से वह पौष्टिक हो, इसका उत्तरदायित्व भी इस समिति के ऊपर रखा गया है कि विद्यालय प्रबंध समिति जो है वो अपने समय समय पर जो निरीक्षण है उसके माध्यम से वह उसकी निरीक्षण करेगी और उसको बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। जो लेखा जोखा है, धनराशि का लेखा जोखा है, उसका ऑडिट करना भी इस समिति के माध्यम से ही किया जाएगा। कितना सरकार के द्वारा सहायता उपलब्ध कराई गई है और जो सरकार के द्वारा सहायता उपलब्ध कराई है किस प्रकार से उस धन का व्यय हुआ है, वह व्यय जिस मद के लिए आया था उस मद में उसका व्यय हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो किस प्रकार से हुआ है, उसका ऑडिट करने का उत्तरदायित्व भी इस विद्यालय समिति के ऊपर ही रखा गया है। तो इस प्रकार से जो दायित्व है वह इस विद्यालय प्रबंध समिति का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत एक जो व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार से जो शिक्षक हैं उनका जो शैक्षिक उत्तरदायित्व है वो होगा, क्योंकि जो सारे क्रियाकलाप हैं वो चाहे सरकार के माध्यम से हैं, चाहे वो विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से है, विद्यालय के माध्यम से हैं, उनको व्यवहार में लागू कराने का कार्य शिक्षण प्रक्रिया से जो जुड़े हुए शिक्षक हैं उनका होता है, इसलिए उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहली चीज जो उनके लिए एक दायित्व रखे गए हैं कि किस प्रकार से वह जो अपनी उपस्थिति है विद्यालय में वह समय पालन का ध्यान रखे और नियमित रहे, अर्थात विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो नियमित रूप से आए और नियमित रूप से आने के साथ साथ जो समय पालन है उसका भी वह पालन करें। जो भी निर्धारित समय उन विद्यालयों के लिए रखा गया है उसका पालन इन अध्यापकों के द्वारा किया जाना चाहिए। जो निश्चित समयावधि रखी गई है पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, उस पाठ्यक्रम को उस समयावधि के अंतर्गत ही पूरा किया जाना
होना चाहिए, जिससे कि जो सरकार के द्वारा एकेडमिक कैलेंडर बनाया गया है उस शैक्षणिक कैलेंडर के माध्यम के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और पाठ्यक्रम का एक जो निश्चित समय है उसमें उसे पूरा किया जा सके। जो बच्चा है, बच्चे के सामर्थ्य के अनुसार जो शिक्षा है उसमें के लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएं, क्योंकि हम अपने आसपास देखते हैं कि हर बच्चे का जो लेवल होता है, उसका जो स्तर होता है वो अलग होता है। जहाँ पर कुछ बच्चे निर्धारित समय में जो लक्ष्य होता है उसे प्राप्त कर लेते हैं, वहीं पर कुछ बच्चों के सामर्थ्य कम होने के कारण उन्हें सीखने में अधिक समय लगता है। तो अगर इस प्रकार के बच्चे विद्यालय में हैं तो अध्यापकों के द्वारा ये व्यवस्था की जाए कि उन बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं चलाकर ये व्यवस्था की जा सके कि वो बच्चे भी जो शिक्षण के लिए जो उद्देश्य रखे गए हैं उनको वो पूरा कर सकें और पाठ्यक्रम को वह ग्रहण कर सकें। माता पिता और संरक्षकों के साथ भी नियमित बैठकें की जाएं। जो पेरेंट्स मीटिंग की बात होती है, टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग में, उनके माध्यम से जो बच्चों की समस्याएं हैं उनको जानना कि अगर बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है, वो नहीं फोकस कर पा रहा है, तो पेरेंट्स के साथ मिलकर किस प्रकार से एक तालमेल बैठाते हुए बच्चों को और अधिक बेहतर तरीके से समझने के लिए, अभिभावकों को मोटिवेट करने के लिए कि किस प्रकार से वह अपने बच्चों की उपस्थिति निरंतर बनाए रखें विद्यालय में। जो भी सहायता बच्चों को उनके अध्ययन से संबंधित होती है, बच्चों के समझाने पढ़ने से संबंधित होती है, तो अभिभावक अपनी भूमिका का निर्वाह किस प्रकार से करे, तो इसके लिए जो टीचर्स और पेरेंट्स का मिलना है वो भी एक बहुत आवश्यक हो जाता है कि दोनों में एक नियमित बैठकें होती रहें। उसके माध्यम से जो चीजें निकल कर आती हैं तो निश्चित रूप से बच्चों के विकास में वह महत्वपूर्ण साबित होती हैं। इसी के साथ साथ जो व्यवस्था है कि शिक्षकों की जो नियुक्ति है उनके लिए जो अर्हताएं रखी जाती हैं, उनमें उन्हें शिक्षकों को जब रखा जाता है तो निश्चित रूप से उनके द्वारा जो शिक्षण कार्य किया जाता है वह बेहतर होता है, प्रभावी होता है और बच्चों के लिए वो जो बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा है उसको प्रदान करने में वो अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसी के साथ जो एक और महत्वपूर्ण इसमें हम कहें उसका पाठ है शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ, वह है माता पिता। माता पिता की जो प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चे का प्रवेश सुनिश्चित करें। यद्यपि इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनके द्वारा, विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा भी अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, परंतु इस सब में और सबसे महत्वपूर्ण है अभिभावक की भूमिका, माता पिता की भूमिका, क्योंकि सबसे पहले माता पिता को इसके लिए तैयार करना, उन्हें जागरूक बनाना कि किस प्रकार वह अपने बच्चे के प्रवेश को विद्यालय में सुनिश्चित करें। यह केवल प्रवेश तक ही सीमित न होकर उसमें निरंतरता वो बनाए रखें, इसका प्रयास भी माता पिता के द्वारा किया जाना चाहिए। जो अभी मैंने बात की कि किस प्रकार से माता पिता और टीचर की जो एक बैठकें हैं जो समय समय पर बुलाई जाएंगी, उसमें इसी बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि बच्चा विद्यालय में निरंतर आए और निरंतर आने, प्रवेश तो सुनिश्चित हो ही, उसकी निरंतरता बनी रहे, और जब दोनों मिलकर उस निरंतरता को सुनिश्चित करेंगे तो निश्चित रूप से जो इसका उद्देश्य रखा गया है कि बच्चा 6 से 14 आयु वर्ग तक का जो प्रत्येक बच्चा है वह विद्यालय में उसका नामांकन हो और उसी के साथ साथ वह अपना जो शिक्षा है उसको प्राप्त कर सके, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। अर्थात किसी भी प्रकार की यदि बाधा आती है तो उसे जो ये शिक्षण से जुड़े हुए, चाहे वो सरकार है, अभिभावक हैं, अधिकारी हैं, विद्यालय प्रबंध समिति है और इसी के साथ अध्यापक हैं, उन सबके द्वारा उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वो नामांकन से संबंधित है तो जो अभिभावक है, विद्यालय प्रबंध समिति है, उसकी भूमिका, शिक्षण से संबंधित कोई बाधा है तो विद्यालय
और जो अभी अध्यापक हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर जहाँ पर बच्चों के लिए विशेष हम कहें उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसके लिए जो माता पिता और अभिभावकों की माता पिता अभिभावक और अध्यापकों की भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जिसे 2009 में सरकार के द्वारा पारित किया गया था और 2010 से जिसे लागू किया गया है, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो उसके प्रमुख उद्देश्य हैं, अनिवार्य एवं निःशुल्क। जो निःशुल्क है वो तो शिक्षा उसे प्रदान की ही जाएगी, किसी भी प्रकार का शुल्क इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए नहीं लिया जाएगा उनसे। और उसी के साथ साथ उन्हें कानूनी अधिकार के रूप में उन्हें प्रदान किया गया है कि हर बच्चा जो इस आयु वर्ग का है वह शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इसके लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है, सुनिश्चित किया जा सकता है, जबकि जो सारे इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, सरकार, अभिभावक, अध्यापक, माता पिता, विद्यालय प्रबंध समिति, ये सब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से जो इसके अधिनियम के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है और बच्चों के लिए जो शिक्षा है उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जा सकता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।